हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 15 जनवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मकर संक्रांति की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहली न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ मिलिंद देवड़ा शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। कहा है कि कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना रह गया है और मेरे सकारात्मक सुझावों को महत्व पार्टी में नहीं दिया जा रहा था, इस वजह से मैंने ये पार्टी छोड़ दी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी से अपने परिवार का 55 वर्षों का जो रिश्ता था उसको खत्म कर दिया है पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने, और उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर जाकर उनकी पार्टी शिवसेना को ज्वाइन कर लिया है। इस मौके पर देवड़ा ने कहा कि आज की कांग्रेस जो है वो 1968 की कांग्रेस से काफ़ी भिन्न है, और यदि कांग्रेस और शिवसेना ने रचनात्मक और सकारात्मक सुझाव, योग्यता एवं क्षमता पर महत्व दिया होता तो जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और मैं आज यहाँ नहीं होते। तो यानी कि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने निशाने पर लिया कि कुछ चाटुकारों से घिरी हुई है और अपने मुद्दों से हट गई है। अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा है देश में तो उसका वो भी सपोर्ट अब कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत भावनात्मक दिन है। हालांकि जो देवड़ा है, मिलिंद देवड़ा, वो मनमोहन गवर्नमेंट में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने बोला कि आज कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। कांग्रेस पर नकारात्मकता, व्यक्तित्व हमले और अन्याय की राजनीति में शामिल होने का आरोप उन्होंने लगाया है। वह उनके हर अच्छे काम को भी विरोध के तौर पर देख रही है। नरेंद्र मोदी की तरफ इन्होंने ये बोला। उन्होंने कहा कि 30 साल पहले कांग्रेस ने जिन आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी, जब आज उसे आगे बढ़ाया जा रहा है तो वो उसका विरोध कर रही है। यानी कि जितनी भी आर्थिक शुरुआत की गई थी बदलाव की, और वर्तमान गवर्नमेंट उसे आगे बढ़ा रही है तो उसका विरोध किया जा रहा है। इन सब बातों को लेकर मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और वो शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, उसमें शामिल हो गए हैं। यह एक पिक दिखाई जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ गायों के साथ दिख रहे हैं, और ये मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री आवास में इन गायों को लाया गया था और ये उनको चारा खिला रहे थे। तो ये पिक उससे संबंधित है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि हम लोगों के मन की बात सुनना चाहते हैं राहुल गांधी। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने किया है रवाना। मणिपुर हिंसा को लेकर राहुल ने साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना और कहा है कि देश में भाजपा और आरएसएस के नफरत का सबसे बड़ा उदाहरण मणिपुर है। मुंबई यात्रा में मुंबई में 21 मार्च को इसका समापन होगा, और राहुल गांधी ने इसमें कुछ प्रमुख बातें भी बोली हैं कि मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा हो रही है और प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा नहीं कर रहे हैं, ये सबसे दुखद बात है, क्योंकि मणिपुर लगातार हिंसा की आग में झुलसता जा रहा है। वहाँ पर लोगों की हत्या की जा रही है, अराजकता फैली हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। गृह मंत्रालय भी इसको नज़रअंदाज कर रहा है। इस पर मैंने यहाँ यानी कि राहुल गांधी ने मणिपुर से ये यात्रा शुरू की है ताकि मणिपुर को हाईलाइट किया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान इसकी तरफ खींचा जाए। और यहाँ पर कुछ बातें बोली हैं कि मणिपुर के थौबल जिले से 14 जनवरी को शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 21 मार्च को मुंबई में होगा समापन। 6,713 किलोमीटर की यात्रा होगी और ये 15 राज्यों से गुजरेगी। यह यात्रा 115 से अधिक जिलों से होकर गुजरेगी और 100 संसदीय क्षेत्रों को कवर करेगी। न्याय यात्रा हाइब्रिड मोड में होगी, यानी इस दौरान राहुल गांधी रोजाना 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलेंगे और करीब 80 किलोमीटर बस से चलेंगे। राहुल गांधी की यह यात्रा पूर्वोत्तर के 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम से ये यात्रा होकर गुजरेगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 15 मार्च तक वापस जाएं भारतीय सैनिक। ये स्टेटमेंट दिया है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने। उन्होंने बोला है कि चीन के दौरे से लौटे मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत विरोधी तेवर तख्त कर दिए हैं। भारतीय ऑपरेशन को जारी रखने को सहमति बनाने के लिए प्रयास
प्रयास जारी हैं। ये स्टेटमेंट भारत की तरफ से आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक जो टिप्पणियां की गई थी उस तो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को तो उन्होंने बर्खास्त कर दिया, निलंबित कर दिया, लेकिन चीन का जो 5 दिवसीय दौरा था उसको समाप्त करने के बाद उनके भारत विरोधी तेवर और तख्त हो गए हैं। मुइज्जू ने रविवार को भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक मालदीव खाली करने का आदेश दिया है। ये 88 भारतीय सैनिक मालदीव की जनता की सेवा के लिए भारत सरकार की तरफ से सौंपे गए हेलीकॉप्टरों के संचालन के लिए वहां तैनात किए गए हैं। हालांकि भारत का कहना है कि अभी इस बारे में अंतिम फैसला नहीं हुआ है और दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है। मानवीय आधार पर जो मदद दी गई थी उसको जारी रखने पर वार्ता आगे जारी रहेगी। ये पूरा प्रकरण अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि लक्षद्वीप में कुछ योजनाओं का शुभारंभ कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर वहां पर तटीय इलाकों का उन्होंने भ्रमण किया और कुछ पिक उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करी और उन्होंने ये बोला कि अगर आप किसी दूसरे डेस्टिनेशन पर जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं पर्यटन के लिए, तो लक्षद्वीप भी आपकी पर्यटन सूची में होना चाहिए। यहाँ पर बहुत अवसर हैं और बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। उसके बाद लोगों के कुछ कमेंट्स आए कि हाँ ये मालदीव से अच्छा है, मालदीव का विकल्प हो सकता है। उसके बाद 3 जो मंत्री हैं मालदीव के, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया, लक्षद्वीप को टारगेट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया, अपमानजनक टिप्पणियां की गई और एक तरीके से उपहास उड़ाया गया। उसके बाद ये मामला पूरा हाईलाइट होने लगा। हालांकि मोहम्मद मुइज्जू ने तीनों मंत्रियों को बर्खास्त तो कर दिया। उसके बाद भारतीयों द्वारा बायकॉट मालदीव #बायकॉट मालदीव एक मुहिम चलाई गई जो ट्रेंडिंग में आ गया। उसके बाद से लोगों ने मालदीव की जो पर्यटन की टिकट थी या घूमने की टिकट थी वो कैंसिल कराना शुरू कर दिया, बायकॉट मालदीव कर दिया। ये एक तरीके से ट्रेंडिंग में आ गया और लगभग 4500 से ज़्यादा बार लक्षद्वीप को 45,000 से ज़्यादा बार लक्षद्वीप को सर्च किया गया। तो एक तरीके से लक्षद्वीप हाईलाइट हो गया। उसके बाद से ये नाराज़गी जाहिर होने लगी और फिर मुइज्जू चीन की यात्रा पर गए। चीन ने उनको अपनापन दिखाया, ये चीन की तरफ आकर्षित हुए। चीन ने इनको फंडिंग की है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ लोन प्रोवाइड किया है, सैन्य मदद करने की पेशकश की है। इसकी वजह से मुइज्जू और यानी कि मालदीव और चाइना के करीब होता जा रहा है। जबकि प्रथा ये थी जैसे कि सितंबर 2023 में ही मुइज्जू राष्ट्रपति बने हैं। जब भी सत्ता परिवर्तन होता है या फिर कोई नया राष्ट्राध्यक्ष बनता है तो वो सबसे पहले विदेश दौरे में भारत को चुनता था। मुइज्जू ने चाइना को चुना और इन्होंने अपने चुनावी भाषण के दौरान ही बोला था कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले वो भारतीय सैनिकों को यहाँ से हटाएंगे। तो अब वो ऐसा करते हुए दिख भी रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ठंड कोहरा सभी जगह है, इस न्यूज़ को स्किप करेंगे। रामकाज के लिए एकाकार हो रहा है देश। जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उत्साह दिख रहा है, उल्लास दिख रहा है, उसके बारे में ये न्यूज़ है। इसमें दिखाया जा रहा है कि जलेसर से रामनगरी आया है 2400 किलोग्राम का एक घंटा और 108 फीट की अगरबत्ती पहुंची है। राजस्थान से बैलगाड़ी में 600 किलो घी लाया गया है। लोगों की भावनाएं इससे पता चल रही कि कितना मतलब वेट हो रहा था इस पल का और अब वो साकार होता दिख रहा है। लोग कई चीज़ें गिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि नेपाल से भी श्री राम के लिए यानी कि ससुराल से उनके नेपाल से आया है, चांदी के जूते आए हैं, कई वस्त्र आए हैं, आभूषण आए हैं, जेवरात आ रहे हैं, 1100 किलो का दीपक एक आया है, सोने की चरण पादुकाएं मिल रही हैं, 10 फीट का ताला चाबी मिला है, 8 देशों का समय बताने वाली एक घड़ी मिल रही है। तो ये एक होड़ सी लगी हुई है और उपहारों की जो अब रामलला के मंदिर के लिए मिल रही हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। स्थायी समिति के अधिकार सदन को देने का प्रस्ताव, हंगामे के आसार। देखिए, दिल्ली नगर निगम की सर्वोच्च समिति स्थायी समिति के गठन न होने से सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी को काफ़ी परेशानियों का सामना
करना पड़ रहा है। यही वजह है कि गाहे बगाहे स्थायी समिति के जो कार्य हैं उन्हें सदन में मंजूरी दिलाने की कोशिश होती रहती है। अब सोमवार को होने वाली जो निगम सदन की बैठक है, विशेष बैठक, उसमें स्थायी समिति की शक्तियां ही सदन को देने का प्रस्ताव आ रहा है और 50 से अधिक लेआउट प्लान पास होने के लिए लंबित हैं स्थायी समिति का गठन न होने की वजह से। 20 से 25 दिन में गठित हो सकती है समिति यदि महापौर चाहें तो, विशेषज्ञों ने राय इसमें दी है। और आपको पता होगा कि एलजी और जो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है सॉरी, उसमें कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बनी रहती है, तो उसकी वजह से जो ये स्थायी समिति का गठन है वो नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि वायु प्रदूषण बढ़ने से एनसीआर में 2 सप्ताह बाद फिर से ग्रेप 3 लागू कर दिया गया है। एनसीआर में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से खराब स्थिति में पहुंच गया है, 450 चला गया है, जिसके बाद से ग्रेप के तीसरे चरण को लागू कर दिया गया है। ग्रेप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसका तीसरा चरण लागू कर दिया गया है और BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल से चलने वाले वाहन भी रोक दिए गए हैं। अब इसमें जो चरण की बात करें, किस किस चरण में ये लागू हुआ था, तो ग्रेप 1 का जो चरण लागू हुआ था वो 6 अक्टूबर को लागू हुआ था। फिर दूसरा चरण लागू हुआ था 21 अक्टूबर को, तीसरा चरण 2 नवंबर को। इस तरीके से ये लागू होते चला गया था। अब ग्रेप के तीसरे चरण के कुछ खास जो प्रावधान है या प्रतिबंध हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि ग्रेप में क्या क्या जो है वो चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। इसमें बताया गया है कि सड़कों की मशीनों और वैक्यूम से सफाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। धूल नियंत्रण के लिए यातायात के व्यस्त घंटों से पहले सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा ताकि धूल को नियंत्रित किया जा सके। सार्वजनिक परिवहन सुविधा बढ़ाने के साथ गैर व्यस्त घंटों में यातायात के लिए प्रोत्साहन, व्यस्त और गैर व्यस्त घंटों का किराया अलग अलग रखने का निर्देश दिया गया है। एनसीआर में निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर रोक होगी, जिससे रेलवे, मेट्रो सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं, एयरपोर्ट, अंतर्राज्यीय बस अड्डे, राष्ट्रीय सुरक्षा, डिफेंस, राष्ट्रीय महत्व से संबंधित परियोजनाएं, अस्पताल, सड़क, राजमार्ग, फ्लाईओवर, बिजली, इन सब का कार्य हालांकि जारी रहेगा, लेकिन धूल की रोकथाम धूल को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करने होंगे। एनसीआर के जिलों की राज्य सरकारें 5वीं तक के जो क्लासेस हैं उनको बंद करके ऑनलाइन चलाएगी। तो ये कुछ निर्णय लिए गए हैं जो प्रदूषण है AQI उसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, यमुना के 76% प्रदूषण के लिए अकेले दिल्ली जिम्मेदार। देखिए, एनजीटी के जो पूर्व में दिए गए आदेश पर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट में ये सवाल उठाया गया है। कहा गया है कि रिपोर्ट में यमुना में डाले जा रहे गैर शोधित सीवेज समेत अन्य तथ्य जानकारी नहीं दी जा रही है। तीनों राज्यों को 4 सप्ताह में नई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है और अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। देखिए, एनजीटी ने चिंता जताई है और जो 76% दूषित हो रही है यमुना, वो दिल्ली की वजह से ही हो रही है। दिल्ली सरकार को घेरते हुए कहा गया कि यमुना में दिल्ली में गैर शोधित लाखों लीटर सीवेज सीधे यमुना में डाला जा रहा है। एनजीटी के पूर्व में दिए गए आदेश पर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट पर सवाल उठाया गया है। कहा गया है कि रिपोर्ट में नालों से सीधे यमुना में जो गैर शोधित सीवेज डाला जा रहा है वो सबसे बड़ा कारण है यमुना के प्रदूषित होने का। उसके बाद एक नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो पतंग उत्सव चल रहा है दिल्ली में, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। राम मंदिर के निर्माण को लेकर भी इसमें पतंग में प्रचार किया जा रहा है। सराय काला खां स्थित बांसेरा पार्क में आयोजित पतंग उत्सव में रविवार को अयोध्या के राम मंदिर की लहर दिखी। यहाँ राम सीता की पतंग उड़ाई गई तो दूसरी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मतदान हमारा अधिकार का पतंग उड़ाकर भी जागरूकता का संदेश दिया गया। इन पतंगों को उड़ाने के लिए हर कोई उत्साहित था। पंजाब के मोहाली कला गांव के वरुण चड्ढा अपनी टीम के साथ वासेरा पार्क में विभिन्न तरह के 3 से लेकर 25 फीट तक की पतंगे लेकर पहुंचे थे। उनकी पतंगों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। 90,000 पाक सैनिकों के साथ भारत ने किया था मानवीय व्यवहार। देखिए, सशस्त्र बल
पूर्व सैनिक दिवस पर समारोह को रक्षा मंत्री ने किया संबोधित। कहा, पाकिस्तान के साथ युद्ध में दुनिया ने देखा भारतीय सेना का मानवीय चेहरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सैनिकों की बहादुरी और मानवता का न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में सम्मान और पहचान है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे सैनिकों की बहादुरी को दुनिया भर में सम्मान के साथ याद किया जाता है। हम भारतीय न सिर्फ अपने देश के सैनिकों बल्कि दूसरे देश के सैनिकों का भी सम्मान करते हैं। दुनिया भारतीय सेना का मानवीय चेहरा वर्ष 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में देख चुकी है, जब पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। हम चाहते तो उनके जैसा ही व्यवहार कर सकते थे, लेकिन हमारा मानवीय नजरिया कुछ और है। हम दूसरे देशों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कानपुर के चकेरी स्थित वायुसेना स्टेशन में आयोजित 8वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह को संबोधित करते हुए ये सब बातें बोली हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू करने से लेकर स्वास्थ्य देखभाल और पुनः रोजगार देने तक अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य कर रही है। जनमानस की सामूहिक जिम्मेदारी है कि सैनिकों और उनके आश्रितों के साथ हम अपने परिवार की तरह व्यवहार करें। नेक्स्ट न्यूज है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बलों में एक है भारतीय सशस्त्र बल वायुसेना प्रमुख। उन्होंने कहा है, यानी वायुसेना जो प्रमुख हैं उन्होंने VR चौधरी, उन्होंने बोला है कि पूर्व सैनिकों के नेतृत्व और दूरदर्शिता ने आज के सशस्त्र बलों की नींव रखी है। भारतीय सशस्त्र बलों ने बदलते समय के साथ स्वयं को बदला है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने रविवार को कहा कि युद्ध के समग्र परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने बदलते समय के साथ स्वयं को बदला है। उन्होंने 8वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि भारतीय सशस्त्र बल दुनिया का सबसे मजबूत बल है। पूर्व सैनिकों की जो लचीली भावना, नेतृत्व और दूरदर्शिता ने आज के सशस्त्र बलों को मजबूत किया है, उसकी नींव रखी थी। नेक्स्ट न्यूज है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बनाए गए हैं 30 करोड़ कार्ड। देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि ABPMJAY के तहत 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और इसको क्रियान्वित भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 4.83 करोड़ आयुष्मान कार्ड के साथ उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला राज्य है। उसके बाद मध्य प्रदेश 3.78, उसके बाद महाराष्ट्र 2.39 आयुष्मान कार्ड जारी कर चुका है। 12 जनवरी तक 11 राज्यों में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड धारक हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, सूरत बिलीमोरा के बीच 35 किलोमीटर के हिस्से में वर्ष 2026 तक चलेगी पहली बुलेट ट्रेन। देखिए, जमीन अधिग्रहण का काम 100% पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र में भी तेजी से काम किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। देखिए, जापान के सहयोग से एवं स्वदेशी जो संसाधन है उनसे निर्मित भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन अपने निर्धारित समय से ही चलेगी। जमीन अधिग्रहण समेत अन्य सभी अड़चनें दूर कर ली गई हैं। 2026 में गुजरात के सूरत और बलीमोरा स्टेशनों के बीच बुलेट ट्रेन का पहला संचालन होगा। इसके बाद शीघ्रता से अहमदाबाद से मुंबई तक कुल 508 किलोमीटर के ट्रैक पर यह ट्रेन दौड़ने लगेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संकेत दिया है कि सूरत और बिलीमोरा के बीच जो 35 किलोमीटर का हिस्सा है उसमें तेजी से कार्य किया जा रहा है और इस हिस्से में बुलेट ट्रेन 2026 तक चालू कर दी जाएगी। केंद्र सरकार ने पहले भी इसके लिए 2026 तक का ही लक्ष्य रखा था। नेक्स्ट न्यूज है कि जैव चिकित्सा विज्ञान में फेलोशिप और एकेडमिक पुरस्कार घोषित कर दिए गए हैं। भारतीय जैव चिकित्सा विज्ञान एकेडमी यानी इंडियन एकेडमी ऑफ बायो मेडिकल साइंसेज ने वर्ष 2023 के लिए एकेडमिक पुरस्कार और फेलोशिप की घोषणा रविवार को कर दी है। एकेडमिक के अध्यक्ष और राजकीय मेडिकल कॉलेज राजौरी के प्रिंसिपल डॉक्टर अमरजीत सिंह भाटिया ने चयनित नामों की घोषणा की है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स भोपाल के निदेशक एवं CEO प्रोफेसर अजय सिंह को पद्मश्री प्रोफेसर मेहंदी हसन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड क्लिनिकल रिसर्च में दिया जाता है।
नेक्स्ट न्यूज़ है कि चित्तौड़गढ़ किले के संरक्षण का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। 5 किलोमीटर के दायरे में खनन के लिए किसी भी तरह का विस्फोट करने पर रोक लगा दी गई है। सरकार व राज्य प्रदूषण बोर्ड को कचरा प्रबंधन नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश इसमें दिया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जो एएसआई संरक्षित ऐतिहासिक महत्व के चित्तौड़गढ़ किले के संरक्षण के आदेश को पारित कर दिया है। कोर्ट ने बोला है कि 5 किलोमीटर के दायरे में खनन आदि के लिए किसी भी तरह के विस्फोट पर रोक लगा दी गई है। साथ ही कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश भी दिया है, जो पर्यावरण प्रदूषण और 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर खनन के लिए किए जाने वाले विस्फोट से किले में पड़ने वाले दरारों का अध्ययन करेगा। इसमें कोर्ट ने कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, देखिए यहां बताया गया है, इसमें कोर्ट ने कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद जो झारखंड में है, कि चेयरमैन ने एक विशेष समिति गठित करेंगे जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, भूकंप इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल जियोलॉजिक और खनन इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चीफ इंजीनियर समिति के सदस्य सचिव होंगे। यह विशेषज्ञ समिति अध्ययन करेगी कि 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर किसी तरीके का विस्फोट अगर होता है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है किले को। और भी इसमें सुझाव दिए जाएंगे समय समय पर, जैसे कि वायु, शोर गुल से, या फिर जितना ज़्यादा पर्यटक वहाँ पहुँच रहे हैं उनसे, बंदरों तक से इसमें प्रभाव पड़ रहा है किले को, ये बताया गया है। वेतन नहीं मिलने पर पटना हाईकोर्ट के जज पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट। देखिए, पटना हाईकोर्ट के जज हैं, वो पदोन्नति के बाद के सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे करने के बावजूद अभी तक जीपीएफ खाता आवंटित नहीं हुआ है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। इन जज का नाम है रुद्र प्रकाश मिश्रा। ये पटना हाई कोर्ट के जज हैं ये, और पदोन्नति के बाद से वेतन नहीं दिए, यानी कि जब प्रमोशन हुआ तो ना तो इनका वेतन इन्हें मिल रहा है, ना जीपीएफ अकाउंट ओपन हुआ है। इन सब बातों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है, और हालांकि कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है, लेकिन मामले की जो सुनवाई है वो 29 जनवरी को होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। चक्रवात में 80,000 लोगों की मौत के बाद हुआ था आईएमडी का गठन, यानी कि मौसम विज्ञान विभाग का गठन। आज 150 वर्ष में प्रवेश कर रहा है मौसम विज्ञान विभाग। 1875 में हुई थी इसकी शुरुआत। उपराष्ट्रपति आज जारी करेंगे इस सफर पर डाक टिकट, और शुरू होंगी कई नई सेवाएं। देखिए, आज हमारे पास मौसम का पूर्वानुमान बताने के लिए संस्था है, कई जानकारियां उपलब्ध हो जाती हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, लेकिन इसके अभाव में 80,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। दरअसल सन 1864 में बंगाल की खाड़ी में 2 भयानक चक्रवात आए थे। उसमें 80,000 से अधिक लोग मारे गए थे। तत्कालिक जो ब्रिटिश शासकों के व्यापारिक जहाज भी इसमें डूब गए थे। उसके बाद आए आकलन ने जो बताया कि इसमें अब ज़रूरत है कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो इन सबको रोक सके या फिर पूर्वानुमान उसका बता सके। यो भारत की पहली जो मौसम वेधशाला है वो सन 1793 में मद्रास, जो अब चेन्नई है, में शुरू हुई थी, लेकिन औपचारिक रूप से आईएमडी तब स्थापित हुआ था जब हेनरी एफ ब्लैंडफोर्ड ने 15 जनवरी 1875 को पहले इंपीरियल मौसम रिपोर्टर के रूप में कार्यभार संभाला था। आईएमडी के जो महानिदेशक हैं वर्तमान में डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि 19वीं सदी के अंत में कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, के बंदरगाह पर चक्रवात की चेतावनी जारी करने को लेकर आज मोबाइल फ़ोन पर नाउकास्ट जारी करने तक मौसम विभाग ने जो है वो लंबा सफ़र तय किया है। पहले तो कुछ पता ही नहीं होता था कब आंधी आने वाली है, कल पानी बरसेगा या फिर चक्रवात तूफान आने वाला है, लेकिन आज समय बहुत परिवर्तित हो चुका है। पंचायत मौसम सेवा को लॉन्च भी किया गया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक डाक टिकट भी जारी करेंगे और वो मौसम ऐप जारी करेंगे।
डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी DSS की भी शुरुआत इसमें की जाएगी। और IMD के पास 1901 से जो मौसम का डाटा है उसको भी डिजिटल कर दिया जाएगा। आप ऐप के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से उसको पढ़ सकते हैं। तो इसका एक गौरवान्वित इतिहास रहा है। अब तो काफ़ी परिवर्तन हो गए हैं, हमें पहले ही पता चल जाता है हर चीज़ के बारे में। तो आप भी इस ऐप को डाउनलोड करिएगा, मौसम ऐप को। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज में पर पहला आर्टिकल लिखा गया है धर्म और राजनीति का संबंध। यह आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा। वो बता रहे हैं कि धर्म और राजनीति अपनी अपनी मर्यादा से मिलकर काम करें तो विकास जल्दी होगा। धर्म विहीन राजनीति लोक मंगल का उपकरण नहीं बन सकती है। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि धर्म और राजनीति का सह अस्तित्व लोक मंगलदायक है। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर सैकड़ों वर्षों से राष्ट्रीय अभिलाषा थी, जिसको अब क्रियान्वित किया जा रहा है। अनेक जीवन लग गए, कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। स्वतंत्र भारत में धर्म और राजनीति के बीच शत्रुता का भाव हमेशा से था। यह धर्म और आधुनिक राजनीति के रिश्ते यूरोपीय मॉडल के आधार पर चल रहे हैं। अगर हम बात करें, यूरोप में राज्य व्यवस्था और चर्च के मध्य के अधिकारों को लेकर लंबा संघर्ष चला था। संघर्ष टालने के लिए हुआ क्या था कि चर्च और राजा के कार्यों का विभाजन कर दिया गया। सांसारिक कार्य राजनीतिक और राज्य व्यवस्था के हिस्से आए और जितने भी पंथिक कार्य थे वो चर्च के हिस्से में चले गए। यही मॉडल भारत भी आया। यहाँ पंथ का अर्थ धर्म हो गया, राजनीति और धर्म अलग अलग हो गए। राजनीतिक निंदित क्षेत्र हो गया और धर्म सांप्रदायिक क्षेत्र हो गया। सामान्यतः घटनाओं पर भी लोग टिप्पणी करते हैं कि इस काम में राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि भारत का धर्म जो है वो ईसाईयत या इस्लाम की तरह पंथ नहीं है, यह प्रकृति और मनुष्य की आदर्श आचार संहिता है, यानी कि भावनाओं से जुड़ा हुआ है। धर्म में जो ब्राह्मण की सभी गतिविधियां सम्मिलित हैं और सभी जीवों के प्रति आदर्श व्यवहार धर्म संहिता का ही एक भाग है। मनुष्य आदिम काल से ही आनंद अभिलाषी है। वह सुंदर, सुरक्षित, सुखी और संपन्न भूक्षेत्र में रहना चाहता है। ऋग्वेद में स्तुति है कि जहां आनंद, मुद, मोद एवं प्रमोद है, जहां कामनाएं तृप्त होती हैं, हमें वहां स्थान दें। ऐसी सुखों के लिए आदर्श राज्य व्यवस्था एवं राजनीति चाहिए। प्रार्थना है कि जहां विवस्वान का पुत्र राजा है, सदानिरा नदियां हैं, आनंद का द्वार है, हमें वहां स्थान दें। तो इस तरीके की बातें ऋग्वेद तक में कही गई हैं। लेकिन आज के समय में जिस तरीके से धर्म में राजनीति प्रवेश कर चुकी है, भावनाओं से खेला जाता है, उसको यहाँ पर कोट किया गया है इस आर्टिकल में। इसमें उन्होंने बताया है कि भारत में धर्म और राजनीति के मध्य आत्मीय संबंध रहे हैं। गांधी जी की जो राजनीति थी वो धर्म से प्रेरित थी। उन्होंने धर्म को एक बताया था। लोकमान्य तिलक की राजनीति का जो अधिष्ठान था वो भी धर्म था। पुरुषोत्तम दास टंडन धर्म से प्रेरित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति हुए थे तब तो वो तत्कालीन प्रधानमंत्री की आपत्ति के बावजूद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन तक में सम्मिलित हो गए थे। तो ये एक तरीके की उस समय की राजनीति थी जो धर्म को लेकर, मतलब धर्म को सर्वोपरि मानती थी और धर्म के आधार ही पर राजनीति होती थी। लोगों की भावनाओं को समझा जाता था। लेकिन और अगर हम इसमें बात करें, स्वतंत्र भारत की राजनीति में पंथ मजहब भी धर्म हो गए और राज्य धर्मनिरपेक्ष। शाहजहां धर्म दर्शन से प्रभावित था। शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दर्शन पढ़ाने के लिए अध्यापक मुल्ला साहब की नियुक्ति की थी। औरंगजेब कट्टरपंथी मजहबी था। उसने अपने अध्यापक को पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि तुमने अपने जब लिखा कि तुमने वस्तुओं को लेकर जो अव्यक्त प्रसंग समझाए हैं जिससे मन को कोई संतोष ही नहीं होता है, इसका मानव समाज के लिए कोई उपयोग ही नहीं है। तुमने ये तो सिखाया ही नहीं कि किसी शहर को कैसे घेरा जाता है, सेना कैसे व्यवस्थित की जाती है और उस पर विजय कैसे पाई जाती है। ये सब बातें औरंगजेब ने बताई थी, लिखी थी अपने गुरु को। तो यानी कि उसके कट्टरपंथी होने की सोच का पता चलता है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने अ ट्रेजरी ऑफ वर्ड्स ग्रेट लेटर्स
में संकलित इस पत्र का उल्लेख 1942 की धर्म की आवश्यकता व्याख्यान में किया था। डॉक्टर राधाकृष्णन धर्म दर्शन प्रेरित राजनेता थे। उनके व्यक्तित्व में राजनीतिक का धर्म का सिद्धांत मिलता है। प्राचीन भारत में राजनीतिक शास्त्र के कई नाम प्रचलित थे। इसे दंडनीति, अर्थशास्त्र, राजधर्म, राजशास्त्र कहा जाता था। नीति शास्त्र सर्वाधिक प्रचलित था। नीति का अर्थ मार्गदर्शन होता है। वैदिक काल में सभा समितियों के संचालन के लिए नियम धर्म प्रेरित थे। जो सुकृति के अनुसार धर्म रक्षा भी राजा का ही कर्तव्य था, लेकिन आज राजनीति ही धर्म के तौर पर चमकाई जा रही है। इसको यहाँ पर कोट किया गया है इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो वाकई में बहुत ही इमोशनल आर्टिकल है, और इस आर्टिकल में बताया गया है, जो अभी आपने देखा होगा कि एक माँ ने अपने 4 साल के बच्चे को मार दिया निर्दयी पूर्वक। सूचना सेठ का जो कृत्य है वो दर्शाता है कि हम ऐसे दौर में हैं जहां बदले की भावना के आगे रिश्ते और मानवता जो है वो दम घोट रही है, गला घोट रही है। इसी पर आर्टिकल लिखा गया है। ये लेखिका साहित्यकार हैं क्षमा शर्मा। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु की माइंडफुल एआई लैब की कंपनी की सीईओ सूचना सेठ इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। सूचना के प्रोफाइल के अनुसार वह डाटा साइंटिस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्सपर्ट हैं। इस क्षेत्र में उनके पास 12 वर्ष का अनुभव भी है। सूचना बंगाल की पृष्ठभूमि से हैं और उनके पति दक्षिण भारतीय हैं। उनका 4 साल का एक बच्चा था। सूचना की अपने पति से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उसका कहना था कि पति जो है वो 9 लाख रुपए महीना कमाता है, तो 2.5 लाख उसे गुजारा भत्ता दे सकता है। तो और पति को, अपने बच्चे को पति से मिलने नहीं देती थी। तलाक का केस चल रहा था, लेकिन कोर्ट ने एक आदेश दिया। कोर्ट ने बोला कि पिता अपने बेटे से रविवार को मिल सकता है। बस यही चीज़ सूचना सेठ को नागवार गुजरी और उन्होंने बड़ी निर्दयता पूर्वक अपने बच्चे को मार दिया। खबरों के अनुसार बच्चे के शव को एक थैले में बंद किया और टैक्सी से कर्नाटक ले जाने लगी। सोचिए, मतलब इतनी टैक्सी से कर्नाटक, इतने लंबे रूट पर वो जा रही थी। फिर रास्ते में टैक्सी ड्राइवर ने रास्ते में उनसे कहा कि इतना ट्रैफिक जाम है, इससे बढ़िया है आप एयरपोर्ट से निकल जाइए, आपको बहुत समय लगेगा, मैं आपको एयरपोर्ट तक छोड़ देता हूं। लेकिन सूचना ने मना कर दिया। टैक्सी ड्राइवर का यहां तक कहना था कि 10 घंटे की यात्रा में सूचना ने एक शब्द भी नहीं बोला। रास्ते में ही टैक्सी ड्राइवर को गोवा पुलिस का फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी वारदात हुई है। उसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने सूझबूझ से जो टैक्सी है वो पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ दी। तब पुलिस को इस सूचना की जानकारी हुई और उसे पकड़ लिया गया। सूचना ने ऐसा क्यों किया, यानी सूचना सेठ ने ऐसा क्यों किया, यह तो जांच पड़ताल में पता चलेगा। लेकिन उसके आचरण से लगता है कि उसे अपना पति बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अपने बच्चे में अपने पति की शक्ल उसको दिखाई देती थी। वह नहीं चाहती थी कि पति उसके बच्चे से मिले। जब अदालत ने पति को मिलने की अनुमति दे दी तो शायद वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। जाहिर सी बात है, अगर बच्चा अपने पिता से एक दिन मिल ही लेता तो क्या चला जाता। सोचिए, जब उस बच्चे का गला दबा रही होगी उसकी माँ, उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। और या फिर सूचना सेठ को इतना भी समझ नहीं आई कि 4 साल का बच्चा क्या समझ पा रहा है कि उसकी माँ उसके साथ क्या कर रही है। तो ये तो बहुत ही बड़ी मानवीयता को झकझोर देने वाली घटना है। वाकई में आर्टिकल पढ़ते समय जब ऐसा लग रहा है तो सोचिए, जब ये कृत्य किया गया होगा तो क्या बीती होगी उस बच्चे पर। हालांकि अब बच्चा तो नहीं है, उस बाप पर क्या बीत रही होगी जो सिर्फ हफ्ते में एक बार मिल सकता था, वो ज़िंदगी भर नहीं मिल पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिजनेस पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली जो न्यूज़ है कि मोबाइल फ़ोन के कल पुर्जों के आयात शुल्क में हो सकती है कटौती। इसमें बताया गया है कि एप्पल समेत कई जो मोबाइल निर्माता कंपनियां हैं उन्होंने सरकार से कल पुर्जों यानी कंपोनेंट्स के आयात शुल्क में कटौती की मांग की है। उम्मीद है कि सरकार आगामी अंतरिम बजट में इसमें कटौती का ऐलान कर सकती है। एप्पल ने दर्जन भर से अधिक कल पुर्जों के आयात शुल्क में कटौती की मांग की है ताकि उसकी निर्माण लागत में कमी आ सके। इन कल पुर्जों पर 2.5 यानी 2.5 से 25% तक का टैक्स लगाया जाता है। अगर भारत इसमें आयात शुल्क में कटौती कर देता है तो जाहिर सी बात है जो मोबाइल निर्माण है उसमें कम पैसे लगेंगे और लोगों को भी सस्ते फ़ोन उपलब्ध हो सकेंगे।
नेक्स्ट न्यूज़ है कि पिछले साल 21% कम रहा ऑटोमोबाइल का निर्यात। देखिए पिछले साल कुल निर्यात 42,85,809 इकाई रहा था, जबकि 2022 में 52,04,966 इकाई उत्पादन रहा था और 40 लाख बिक्री हुई थी। हमने परसों इस न्यूज को डिस्कस किया था। कई विदेशी बाजारों में मौद्रिक और भू राजनीतिक संकट के चलते निर्यात में दर्ज की गई है ये गिरावट। कई विदेशी बाजारों में मौद्रिक और भू राजनीतिक संकट के चलते ये गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन दोपहिया वाहनों का निर्यात पिछले साल से 20% घटकर दोपहिया वाहन का भी निर्यात है वो घटा है। तो ऑटोमोबाइल के लिए पिछला वर्ष अच्छा नहीं रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन में लानी होगी तेजी। देखिए भारत में 2 संयंत्र के मुकाबले भारत में तो सिर्फ 2 ही संयंत्र लग रहे हैं। चाइना 44 लगा रही है, अमेरिका में 14 संयंत्र लगाए जा रहे हैं, यानी कि चाइना और अमेरिका खूब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले 2 से ढाई वर्षों के दौरान विश्व के विभिन्न हिस्सों में 99 सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाने का काम शुरू हुआ है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले हैं कि कई कंपनियों संग सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन पर बातचीत चल रही है। अभी तक भारत में 2 ही कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर बिजनेस को लगा रही हैं, एक तो है मैक्रॉन और दूसरा है टाटा। भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए अभी इसमें और भी प्रयास करने होंगे, क्योंकि बीते 2-2.5 वर्षों में जिस तरीके से सेमीकंडक्टर की मांग बढ़ी है और आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली है, उसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसी कंपनियों को भारत में भी बढ़ावा दिया जाए। दक्षिण पूर्व एशियाई देश दूसरे विकासशील देशों के मुकाबले ज़्यादा तेजी दिखा रहे हैं। जापान में 10, दक्षिण कोरिया में 4 और दूसरे दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में कुल 7 नए संयंत्र लगाए जा रहे हैं। मध्य पूर्व और यूरोपीय देशों में कुल 11 संयंत्र लगाने की तैयारी है। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन के दौरान सेमीकंडक्टर मिशन में तेजी को लेकर अब तक जो प्रयास किए जा रहे हैं उस पर जब सवाल पूछा गया तो अश्विनी वैष्णव ने बोला कि माइक्रॉन और टाटा के अलावा कई दूसरी कंपनियों के साथ सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को लेकर बातचीत चल रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि लैपटॉप आयात प्रबंधन प्रणाली पर फैसला सितंबर के बाद। देखिए सरकार आयात के आंकड़ों का आकलन करने के बाद लैपटॉप और टैबलेट जैसे कुछ आईटी हार्डवेयर उत्पादों पर मौजूदा आयात प्रबंधन प्रणाली को लेकर सितंबर में निर्णय लेगी। भारत ने पिछले साल अक्टूबर में एक आयात प्रबंधन प्रणाली लागू की थी। इसके तहत इन उत्पादों के आयातकों को सरकार से मंजूरी लेनी होगी। इस प्रणाली का उद्देश्य बाजार की आपूर्ति को नुकसान पहुंचाए बिना या बोझिल लाइसेंसिंग व्यवस्था बनाए बिना देश में लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात की निगरानी करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज। सीमा पार कनेक्टिविटी को और मजबूती देंगे भारत और नेपाल। नेपाल और भारत ने निर्बाध सीमा पार कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय पहल को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है। दोनों पक्षों के अधिकारियों ने इसे लेकर चर्चा की है। इसे लेकर भारत नेपाल अंतर सरकारी उप समिति ने 12 से 13 जनवरी को काठमांडू में अपना नवीनतम सत्र बुलाया था। दोनों पक्षों ने फार्मास्यूटिकल्स और आयुर्वेदिक उत्पादन के लिए पारस्परिक बाजार पहुंच भी पर समझौते किए थे। भारत पक्ष ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पेरिस कन्वेंशन के प्रावधानों द्वारा आईपीआर व्यवस्था की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला था। नेक्स्ट न्यूज़ है, विश्व आर्थिक मंच की बैठक आज से ईरानी यानी स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी करेंगे प्रतिनिधित्व। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की जो 5 दिवसीय 54वीं वार्षिक बैठक है सोमवार को शुरू होगी दाओस में। जब दुनिया जलवायु परिवर्तन संघर्षों और फेक न्यूज जैसे कई संकट से जूझ रही है, बैठक के लिए दुनिया भर के 2800 से अधिक नेता यहां पहुंच रहे हैं। इनमें 60 से अधिक राष्ट्र और सरकारों के प्रमुख शामिल हैं। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व 3 केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं। उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और 100 से ज्यादा CEO भी मौजूद रहेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध भी बैठक में इजराइल हमास युद्ध के साथ चर्चा का एक प्रमुख बिंदु होगा। एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष बॉर्ज ब्रेंड ने कहा कि यह बैठक बेहद जटिल, सबसे चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक व भू आर्थिक परिदृश्य में हो रही है।
डेनमार्क की रानी मार्गरेट ने छोड़ा सिंहासन, फ्रेडरिक बने राजा। देखिए, डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक एक्स रविवार को अपनी मां रानी मार्गरेट द्वितीय के उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन पर बैठे हैं। मार्गरेट ने 52 साल के सम्राट रहने के बाद औपचारिक रूप से पद छोड़ दिया। 83 वर्षीय मार्गरेट नए साल की पूर्व संध्या पर देश को तब चौंका दिया जब उन्होंने घोषणा की थी कि वह करीब 900 वर्षों में स्वेच्छा से सिंहासन छोड़ने वाली पहली डेनिश सम्राट बनेंगी। गाजा और इस युद्ध को तो स्किप करेंगे। आईआईटी हमेशा ब्रांड इंडिया का हिस्सा रहा है, तरनजीत संधू। देखिए, अमेरिका में जो भारत के राजदूत हैं तरनजीत संधू ने आईआईटीएंस की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ब्रांड आईआईटी हमेशा से ब्रांड इंडिया का हिस्सा रहा है। संधू वाशिंगटन डीसी में मैरीलैंड उपनगर में पैन आईआईटी 2024 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बोला कि आईआईटी के अब विदेश में कैंपस खोलने के साथ ही यह ब्रांड वास्तव में वैश्विक हो रहा है। आईआईटी लंबे समय से उत्कृष्टता का पर्याय रहा है और वो हमेशा से ही भारत को प्रौद्योगिकी के तौर पर विकास करने में सहायक रहता है। चलिए, तो ये आज का यानी 15 जनवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।